हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज आपको हम पढ़ाते हैं, उससे पहले वीडियो में पढ़ा रहे थे सामान्य व भौतिक गुणों में प्रवृत्तियां पढ़ा रहे थे आपको, ठीक। उससे पहली प्रवृत्ति हो गई थी धात्विक और अधात्विक गुण। दूसरी प्रवृत्ति है संयोजकता। संयोजकता आप लोग नाइट्रोजन परिवार के तत्व पढ़ना है, ठीक। तो नाइट्रोजन परिवार के तत्वों की, नाइट्रोजन परिवार के तत्वों की सामान्य संयोजकता, सामान्य संयोजकता 3 है, परंतु नाइट्रोजन परिवार के तत्वों की सामान्य संयोजकता 3 है, परंतु नाइट्रोजन को छोड़कर, मतलब N को छोड़कर, नाइट्रोजन को छोड़कर शेष सभी तत्व 5 संयोजकता भी प्रदर्शित करते हैं। 5 संयोजकता भी प्रदर्शित करते हैं, ठीक। कि नाइट्रोजन परिवार के तत्वों की सामान्य संयोजकता 3 है। चूंकि इनके बाहर कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो रासायनिक संयोग करेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकते हैं, 8 हो जाएंगे, ठीक। परंतु नाइट्रोजन को छोड़कर शेष सभी तत्व 5 संयोजकता भी प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इनमें d कक्षक या d ऑर्बिटल रिक्त होते हैं, d ऑर्बिटल रिक्त होते हैं, क्योंकि इनमें d कक्षक रिक्त होते हैं, जिससे ये अपने अष्टक का प्रसार कर लेते हैं, ठीक। जिससे अभी बताएंगे कैसे प्रसार करेंगे, ठीक। जिससे ये अपने आपटेक मतलब अष्टक का प्रसार कर लेते हैं, कैसे करते हैं बताएंगे, ठीक। जैसे आपका नाइट्रोजन है 7 2 5, यह आएगा 1s2, यह आएगा 2s2, यह आएगा 2p3, ठीक है। अब 2d कक्षक समूह है नहीं, तो ये क्या करेगा भाई, इसमें p में 3 कक्षक रिक्त है, तो 3 इलेक्ट्रॉन ही ग्रहण करेगा बस। फास्फोरस आपका 15, 2s5, ये क्या आएगा 1s2, 2s2, 2p6, तीसरा आएगा 3s2, 3p3 और 3d0। भाई जानते हो आपका 1s है, 2s है, 2p है, 3s है, 3p है और 3d है। ये कक्षक समूह है नहीं, ठीक है। तो इसमें 3d0 है, क्योंकि 5 और 0 लिख सकते हैं। अब लिखेंगे p की मूल अवस्था, बाह्य कोश का विन्यास बनाकर देख लीजिए। ये 3s2 है, ये 3s है, ये आपका 3p है और ये आपका 3d है। ठीक है, p की कौन अवस्था है? मूल अवस्था है, ठीक। तो देखो इससे क्या स्पष्ट हो रहा है, फास्फोरस की संयोजकता कितनी है? 3। फास्फोरस की सहसंयोजकता कितनी है? 3। क्योंकि 3 आबंध बनाएगा ये, ठीक। p की संयोजकता या सहसंयोजकता बराबर 3, और p की जब उत्तेजित अवस्था होगी इसे कहेंगे आपटेट का प्रसार। उत्तेजित अवस्था जब आती है, जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा देकर उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है, ठीक।
तो इसमें क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लेकर डी वाले में चला जाएगा, क्योंकि इनमें डी ऑर्बिटल रिक्त है, आपको बताया था देखो, ठीक, क्योंकि इनके बाहर कोश में डी ऑर्बिटल रिक्त होता है, क्योंकि इनमें डी कक्षक रिक्त होते हैं, ऐसे ही सब कुछ है, ठीक। पी की उत्तेजित अवस्था क्या होगी, ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लेकर उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाएगा, ठीक। ये 3s 3p और ये 3d, ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लेकर यहां पर चला गया। तो फिर से क्या स्पष्ट होगा, 1 2 3 4 5 आयोगिक इलेक्ट्रॉन हो गए, अर्थात 5 7 कार्बन बना लेता है। इसीलिए PCl3 भी होता है और PCl5 भी होता है, ठीक। लेकिन MCl3 होता है, कभी भी MCl5 नहीं होता, ठीक। इसी कारण तो यहां पर लिखोगे कि P की संयोजकता बराबर हो गई यहां पर 5, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये हेडिंग हो गई संयोजकता कि नाइट्रोजन परिवार के तत्वों की सामान्य संयोजकता 3 है, परंतु नाइट्रोजन को छोड़कर शेष सभी तत्व 5 संयोजकता भी प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इनके बाह्य कोश में डी ऑर्बिटल रिक्त होता है, जिससे ही अपने अष्टक का प्रसार कर लेते हैं, ठीक। आप एग्जाम्पल ये दे देंगे फास्फोरस का, नाइट्रोजन का हमने दिखाया था कि इसमें डी ऑर्बिटल रिक्त नहीं है, इसमें डी ऑर्बिटल रिक्त है, क्योंकि 2d कक्षक संभव है नहीं, डी ऑर्बिटल रिक्त है, तो इसकी मूल अवस्था हो जाएगी, इसकी उत्तेजित अवस्था। तो लिख सकते हैं इनके बाह्य कोश में, इनके बाह्य कोश में, ठीक, डी कक्षक रिक्त होते हैं, जिससे अपने आप पेट का प्रसार कर लेते हैं, जैसे बताया प्रसार करना हमने, ठीक। अगली हेडिंग है ऑक्सीकरण संख्या। तो नाइट्रोजन परिवार के तत्वों, नाइट्रोजन परिवार के तत्वों की सामान्य ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीकरण अवस्था लिख दीजिए, ऑक्सीकरण अवस्थाएं। देखो पी ब्लॉक के लिए रूल पढ़ाया है, +n से लेकर n-8 तक कुछ तत्व होते हैं, उनको छोड़कर, जैसे ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, इनको छोड़कर पी ब्लॉक तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या इतनी होती है, +n से लेकर n-8 तक होती है, ठीक। तो +n क्या है, बाहर कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 5, और 5 से 8 घटाओगे क्या आएगा, -3, +5 -3। तो इसका मतलब क्या हुआ, नाइट्रोजन परिवार के तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाएं -3 से +5 तक होती है, +5 तक होती है। नाइट्रोजन परिवार के तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाएं -3 से +5 तक होती है, ठीक। और ये सामान्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं, ठीक। -3 भी होगी, +5 भी होगी, और इसके बीच की भी कोई ऑक्सीकरण संख्या हो सकती है, ठीक। अगली हेडिंग है परमाणु तथा आयनिक त्रिज्याएं। परमाणु व आयनिक त्रिज्याएं, आयनिक त्रिज्याएं। तो परमाणु आयनिक त्रिज्याएं क्या होंगी, ये देखिए, आप पहले से जानते हैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आयनिक त्रिज्याएं बढ़ती हैं। क्यों बढ़ती हैं भाई, जैसे जैसे नीचे जाओगे तो क्या होगा, कोषों की संख्या बढ़ेगी, इससे बाहर कोष की नाभिक से दूरी बढ़ती जाएगी, इसलिए परमाणु आयनिक त्रिज्याएं बढ़ेंगी, ठीक। कोई भी वर्ग हो, कोई भी वर्ग हो, यहां पर लिखेंगे, वर्ग में नीचे जाने पर, वर्ग में नीचे जाने पर तत्वों की परमाणु व आयनिक त्रिज्याएं बढ़ती हैं, परमाणु व आयनिक त्रिज्याएं बढ़ती हैं।
क्योंकि वर्ग में नीचे आने पर वर्ग में नीचे जाने पर कोषों की संख्या बढ़ती है। कोषों की संख्या बढ़ती है जिससे नाभिक तथा बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी बढ़ती है। वर्ग में नीचे रहने पर तत्वों की परमाणु आणविक त्रिज्या बढ़ती है, क्योंकि वर्ग में नीचे रहने पर कोषों की संख्या बढ़ती है, जिससे नाभिक और बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी बढ़ती है और बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण पर घटता रहता है। वर्ग में नीचे रहने पर तत्वों की परमाणु आणविक त्रिज्या बढ़ती है, क्योंकि वर्ग में नीचे रहने पर कोषों की संख्या बढ़ती है, जिससे नाभिक तथा बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी बढ़ती है। ठीक, इसी कारण परमाणु आणविक त्रिज्या बढ़ती है। तो क्रम बनाना चाह बना सकते हो कि नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी चाहे लिख सकते हो। ठीक, और लास्ट वाला तत्व मत लिखिएगा। तो इस प्रकार परमाणु आणविक त्रिज्याओं बढ़ने का क्रम है। ठीक, परमाणु व आणविक त्रिज्याएं बढ़ने का क्रम। ठीक है, तो इसके बाद अगली हेडिंग है आयनन एंथैल्पी। आपकी 5वीं हेडिंग है, ये सामान्य और भौतिक दोनों प्रवृत्तियां हैं। 5वीं हेडिंग आपकी है आयनन एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी आयनन एंथैल्पी क्या होगी? आयनन एंथैल्पी पढ़ी गया है कि किसी तत्व के विलगित उदासीन गैसीय परमाणु के बाह्य कोश से एक इलेक्ट्रॉन को पूर्व से बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे आयनन एंथैल्पी कहते हैं। ठीक, तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाओगे तो आयनन एंथैल्पी सदैव घटती है। क्यों घटती है? क्योंकि परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। 60वें कारण लिख दो, ये डिटेल में लिखो। क्योंकि जो वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है, कोषों की संख्या बढ़ती है, जिससे बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉनों और नाभिक के बीच की दूरी बढ़ती है और नाभिक का बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण पर घटता रहता है। भाई जब कोषों की संख्या बढ़ेगी, कोषों की संख्या बढ़ रही तो जो बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन है उससे नाभिक का आकर्षण घटता रहेगा और इससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, इसीलिए आयनन एंथैल्पी घटती है। ठीक, यहां पर लिखेंगे कि वर्ग में नीचे जाने पर तत्वों की आयनन एंथैल्पी घटती है। वर्ग में नीचे जाने पर तत्वों की आयनन एंथैल्पी घटती है। क्योंकि वर्ग में नीचे जाने पर कोषों की संख्या, क्योंकि वर्ग में नीचे जाने पर कोषों की संख्या बढ़ती है, जिससे
बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण बल घटता रहता है। ठीक है, वह कोषों की संख्या बढ़ती है जिससे बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण घटता रहता है, घटता जाता है और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, कि वर्ग में नीचे जाने पर तत्वों की आयरन एंथैल्पी घटती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि वर्ग में नीचे जाने पर शार्प में सकते परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, या डिटेल में लिखो, क्योंकि वर्ग में नीचे जाने पर क्या होगा, कोषों की संख्या बढ़ती है जिससे बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण बल घटता रहता है, आकर्षण घटता रहता है और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसीलिए आयरन एंथैल्पी घटती है। क्रम बना सकते हो, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बेईमान। ठीक, ये आयरन एंथैल्पी घटने का क्रम है, आयरन एंथैल्पी घटने का क्रम है। फर्स्ट में आपको सब हेडिंगें पढ़ाई गई हैं। ठीक, तत्वों के आवर्ती गुण पढ़े थे, वहां पर ये हेडिंगें आपको सब बताई गई हैं। ठीक, वहां पर आपकी सब परिभाषाएं भी पढ़ाई गई, सब लिखी हैं, लेकिन फिर भी यहां पर आपको परिभाषा बता देते हैं इसकी। ठीक, अब आप लोग पढ़ेंगे रासायनिक गुणों में प्रवृत्तियां, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, नंबर फर्स्ट है हाइड्रोजन के प्रति अक्रियाशीलता। देखो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, वर्ग 15 चल रहा है, इसके बाद 16 पढ़ेंगे, फिर 17 पढ़ेंगे, 15, 16, 17 इनमें रासायनिक गुण प्रवृत्तियां इंपॉर्टेंट हैं और लगभग एक जैसी होंगी। ठीक, इसीलिए अगर आप एक क्लियर रूप से समझ लेंगे तो आपको वर्ग 16 में दिक्कत नहीं होगी, 17 में दिक्कत नहीं होगी, लगभग उसी प्रकार से ही सब चलेगा। ठीक, तो रासायनिक गुणों की जो प्रवृत्तियां हैं या रासायनिक गुणों की प्रवृत्तियां उनको क्लियर समझेंगे। ठीक, कि वर्ग 15 के तत्व, वर्ग 15 के तत्व EH3 प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं। मतलब वर्ग 15 के तत्व हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके EH3 प्रकार का हाइड्राइड बनाते हैं। वर्ग 15 के तत्व EH3 प्रकार का हाइड्राइड बनाते हैं। हाइड्राइड जैसे NH3 क्या है, नाइट्रोजन का हाइड्राइड है। ठीक, वर्ग 15 के तत्व EH3 प्रकार का हाइड्राइड बनाते हैं, जहां E बराबर नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी या बिस्मथ हो सकता है। वर्ग 15 के तत्व EH3 प्रकार का हाइड्राइड बनाते हैं, जहां E बराबर, E को एलिमेंट से ले लिया गया, तत्व मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, वही नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है सब, और BI बेमान, ये कोई तत्व हो सकते हैं। ठीक, कि वर्ग 15 के तत्व EH3 प्रकार का हाइड्राइड बनाते हैं, जहां E बराबर नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी या बिस्मथ हो सकता है। तो कैसे बनाते हैं, जब हाइड्रोजन से क्रिया करेंगे तब। अब इसमें नई लाइन से कुछ पॉइंट लिखना है, इसी के समझ लो गुणधर्म है कि इनका तापीय स्थायित्व, इनका तापीय स्थायित्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्रम पूछे जाते हैं। इनका तापीय स्थायित्व वर्ग में नीचे जाने पर घटता है, नीचे जाने पर घटता है। क्यों घटता है सब बताएंगे। ठीक, इनका तापीय स्थायित्व
वर्ग में नीचे लाने पर घटता है, ऐसे अर्थात NH3, PH3, ASH3 और SPH3 और BiH3 ये कमरे के ताप पर अस्थायी है, कमरे के ताप पर अस्थायी इसका अपघटन हो जाएगा, ठीक, रूम टेम्परेचर। ये इनका तापीय स्थायित्व घटने का क्रम है। NH3 सबसे अधिक स्थायी है, यहाँ लिखेंगे तापीय स्थायित्व घटने का क्रम, तापीय स्थायित्व घटने का क्रम है, तापीय स्थायित्व घटने का क्रम, ठीक। क्यों घटता है ये चीज ध्यान दीजिए और ये बताएंगे, ये सभी के लिए होगा, 16-17 में भी ऐसे पढ़ेंगे। इनका तापीय स्थायित्व वर्ग में नीचे लाने पर घटता है, क्योंकि वर्ग में नीचे लाने पर, वर्ग में नीचे जाने पर परमाणु आकार, वही परमाणु त्रिज्या, परमाणु आकार बढ़ता है, ठीक है। वर्ग में नीचे जाने पर परमाणु आकार बढ़ता है और विद्युत ऋणात्मकता घटती है। अब विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, यही चीज तो समझना है। ये चीजें सब फर्स्ट में पढ़ाई गई, अगर आपने फर्स्ट में पढ़ा है तो आपको ये जो है क्लियर समझ में आएगा सब। फिर भी इसकी परिभाषा हम बताते हैं। विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है कि किसी सहसंयोजक यौगिक, आपका ये दिया है कि किसी सहसंयोजक यौगिक में, अणु में उपस्थित किन्हीं दो परमाणुओं के मध्य साझे इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को कहते हैं विद्युत ऋणात्मकता। जैसे ये NH3 है, NH3, तो साझे इलेक्ट्रॉन को ये अपनी ओर आकर्षित करेगा तो इसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, ठीक, समझ रहे हो नहीं? तो विद्युतता क्या होती है कि किसी सहसंयोजक अणु में किसी परमाणु द्वारा साझे इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को बोलते हैं विद्युत ऋणात्मकता, ठीक। तो ये विद्युत ऋणात्मकता परमाणु त्रिज्या की उल्टी होती है। आयन एंथैल्पी भी परमाणु त्रिज्या की उल्टी है। यहां पर लिखेंगे क्योंकि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार बढ़ता है और विद्युत ऋणात्मकता घटती है, और विद्युत ऋणात्मकता घटती है, परमाणु त्रिज्या की उल्टी भी है। और जब विद्युत ऋणात्मकता घटेगी तो क्या होगा, जो हमारा E है, ये E माना गया है, E और H, भाई विद्युत ऋणात्मकता घटेगी तो क्या होगा, इस आबंध की लंबाई बढ़ जाएगी, भाई आकर्षण कम होगा इनके मध्य, तो इस आबंध की लंबाई बढ़ जाएगी, और जब लंबाई बढ़ जाएगी तो इसकी जो आबंध एंथैल्पी है, आबंध एंथैल्पी वो बंध लंबाई की अपोजिट होती है। बंध लंबाई की क्या होती है, अपोजिट, कि आबंध ऊर्जा जो है, आबंध वियोजन एंथैल्पी, मतलब आबंध को तोड़ने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे बोलते हैं आबंध वियोजन एंथैल्पी। ये होती है 1/बॉन्ड लेंथ, मतलब आबंध लंबाई, ये चीज ध्यान रखना आप लोग, ठीक। ये तत्वों के आवर्ती गुण में चीजें सब क्लियर कराई है आपको फर्स्ट में, वो सब काम हमारा पूरा चैप्टर, ध्यान दीजिएगा आप लोग। भाई जब इनकी विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी, कम हो जाएगी, और वर्ग में ऊपर से नीचे जा रहे हैं, विद्युत ऋणात्मकता क्या हो रही है, घट रही, और विद्युतता घट रही तो क्या होगा, E और H के मध्य जो आबंध लंबाई है वो बढ़ेगी। भाई इनके मध्य आकर्षण घटेगा तो आबंध लंबाई बढ़ेगी, और आबंध लंबाई बढ़ेगी तो आबंध वियोजन एंथैल्पी घटेगी, और जब आबंध वियोजन एंथैल्पी घटेगी तो तापीय स्थायित्व भी घटेगा, ठीक। ये ध्यान दीजिएगा जैसे हम आपको बता रहे हैं। और विद्युत ऋणात्मकता घटती है, विद्युत ऋणात्मकता घटने के कारण
विद्युत ऋणात्मकता घटने के कारण EH आबंध की लंबाई बढ़ती है। EH आबंध लंबाई बढ़ती है और इससे आबंध वियोजन एंथैल्पी घटती है। आबंध वियोजन एंथैल्पी या ऊर्जा लिख सकते हो, घटती है। इस कारण तापीय स्थायित्व घटता है। मतलब गर्म करेंगे तो कौन अपघटित हो जाएगा आसानी से, ही है ठीक। इस कारण तापीय स्थायित्व बढ़ता है। एक चीज ध्यान रखना, ये कोई इसके लिए नई बात नहीं है। वर्ष 16 है, 17 आगे भी पढ़ेंगे, उसमें सेम कंडीशन यही होगी कि परमाणु आकार बढ़ेगा, विद्युत ऋणात्मकता घटेगी, और विद्युत ऋणात्मकता घटेगी तो आबंध लंबाई बढ़ेगी, और आबंध लंबाई बढ़ेगी तो आबंध वियोजन एंथैल्पी घटेगी, अर्थात तापीय स्थायित्व घटेगा ठीक। इस कारण तापीय स्थायित्व बढ़ता है। एक बार आप फिर से क्लियर कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगर आपने फर्स्ट ईयर में आवर्ती गुण वाला चैप्टर पढ़ा क्लियर रूप से तो सब समझ में आएगा भाई। सबसे इसमें 4 बातें आई हैं। एक बात आई है परमाणु त्रिज्या, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगला क्या है, विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता, और उसके बाद बात आई है आबंध लंबाई, और फिर आई है आबंध वियोजन एंथैल्पी। 4 बातें अगर आपको क्लियर है, ये पॉइंट समझ में आ जाएगा ठीक। ये वाला भाग आपको समझ में आएगा। तो भैया जानते हो आप लोग कि वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु त्रिज्या घटेगी, और जो विद्युत ऋणात्मकता है, विद्युत ऋणात्मकता वो परमाणु त्रिज्या की उल्टी होती है। पढ़ा के परमाणु त्रिज्या की उल्टी क्यों? वैसे से वर्ग में ऊपर से नीचे आओगे, कोषों की संख्या बढ़ेगी, परमाणु त्रिज्या भी बढ़ती है। तो परमाणु त्रिज्या बढ़ने से क्या होता है कि बाह्य कोष के इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण बल कम हो जाता है, और जब आकर्षण बल कम होगा तो विध्रुवता घटेगी। भाई किसी शास्त्रीय कण में किसी परमाणु द्वारा सारे इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को ही तो कहते हैं विद्युत ऋणात्मकता। और जब बाह्य कोष के इलेक्ट्रॉनों द्वारा आकर्षण कम होगा तो विध्रुवता कम होगी कि नहीं होगी? तो विद्युत ऋणात्मकता कम होती है। और जब ये आपका EH हो गया, इनके मध्य इनकी विद्युवता कम होगी तो क्या होगा, इस आबंध की लंबाई विद्युवता कम होती चली आ रही, तो सारे के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता भी कम हो रही, तो इसके बंध की जो लंबाई है वो बढ़ रही, अर्थात आबंध लंबाई बढ़ गई। और जब आबंध लंबाई बढ़ जाएगी तो ये भाई दूर दूर होंगे, तो इनको तोड़ने के लिए क्या होगा, कम ऊर्जा की आवश्यकता है होती थी। भाई जैसे 2 भाई हैं, वो दूर दूर हैं, तो उनको आप आसानी से तोड़ सकते हो ठीक। अगर दोनों पास पास रहते हैं, मतलब एक ही घर में रहते हैं साथ साथ, तो उनको तोड़ना इतना आसान नहीं होता है ठीक। बात आपको क्लियर हुई होगी। तो जो आबंध लंबाई है वो बढ़ रही है, और जब आबंध लंबाई बढ़ जाएगी, भाई इनके बीच की दूरी बढ़ रही, उसने अलग घर बना लिया, उसने अलग घर बना लिया, तो इनको आसानी से तोड़ सकते हो। तो वही हो गई क्या, आबंध वियोजन एंथैल्पी। तो इनकी आबंध वियोजन एंथैल्पी घटेगी, अर्थात इनको तोड़ने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और जब आबंध वियोजन एंथैल्पी घटेगी तो इनका तापीय स्थायित्व भी घटेगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, आपको आगे भी चीजें क्लियर होंगी ठीक। तो आपका ये एक पॉइंट हो गया, इसका एक और बी पॉइंट बताएंगे आप चायक क्षमता के बारे में ठीक। तो इनका बी पार्ट भी लिख देंगे, बी पार्ट कि इनका अपचायक गुण, इनका अपचायक गुण, या लिख सकते हो
कि वर्ग 15 के हाइड्राइड अच्छे अपचायक होते हैं। थोड़ा और लिख दीजिए इसमें डिटेल से। वर्ग 15 के तत्वों के हाइड्राइड अच्छे अपचायक हैं, अच्छे अपचायक हैं। क्यों अच्छे अपचायक हैं वो समझिए। कि वर्ग 15 के तत्वों के हाइड्राइड अच्छे अपचायक हैं। वर्ग में नीचे जाएंगे तो क्या होगा बताओ, इनकी अपचायक क्षमता बढ़ेगी। ये क्रम NH3, PH3, ASH3, SPH3 और BIH3, इसमें कौन प्रबल अपचायक है? ये। अर्थात NH3 अपचायक गुण प्रदर्शित नहीं करता। क्यों? क्योंकि अधिस्थायी है। भाई अपचायक गुण में क्या होगा कि वो दूसरे पदार्थ को अपचित कर दे, और दूसरे पदार्थ को तभी अपचित करेगा जब ये हाइड्रोजन दे। ठीक है, तभी तो दूसरे को अपचित करेगा। ये अपचायक गुण बढ़ने का क्रम है। अपचायक गुण बढ़ने का क्रम। भाई दूसरे को अपचित करेगा तो दूसरे को हाइड्रोजन उपलब्ध कराएगा। तो जानते हो कि वर्ग 15 के तत्वों के हाइड्राइड अच्छे अपचायक हैं और आबंध वियोजन एंथैल्पी या आबंध सामर्थ्य घटने के कारण इनका अपचायक गुण बढ़ता है। ठीक है, कि वर्ग में ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो इनकी आबंध वियोजन एंथैल्पी घटने के कारण क्या होगा, इनका अपचायक गुण बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि जब वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो हाइड्रोजन उपलब्ध कराने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। भाई इससे हाइड्रोजन आसानी से उपलब्ध नहीं होंगे और ये कमरे के ताप पर अस्थायी है। इसका गठन हो जाएगा, हाइड्रोजन मिल जाएगा, वो दूसरे को अपचित कर देगा। ठीक, तो ध्यान रखिएगा कि वर्ग 15 के तत्वों के हाइड्राइड अच्छे अपचायक हैं और लिख सकते हैं कि आबंध सामर्थ्य घटने के साथ कि आबंध वियोजन एंथैल्पी या आबंध सामर्थ्य लिख सकते हो। ठीक, या लिख सकते हो आबंध वियोजन एंथैल्पी, या लिख सकते हो आबंध सामर्थ्य। आबंध सामर्थ्य घटने के साथ इनका अपचायक गुण बढ़ता है। ठीक, आबंध सामर्थ्य घटने के साथ इनका अपचायक गुण बढ़ता है। अपचायक गुण बढ़ता है क्योंकि हाइड्रोजन उपलब्ध कराने की प्रवृत्ति बढ़ती है। उपलब्ध कराने की प्रवृत्ति बढ़ती है। यही कारण है कि वर्ग 15 में जो NH3 है वो दुर्बल अपचायक, समझ लो अपचायक गुण प्रदर्शित करते नहीं है, और जो हमारा BH3 है वो प्रबल अपचायक है। पूछ सकते हैं कि 4 हाइड्राइड दे दिए, इसमें कौन प्रबल अपचायक है, तो आप बताओगे BH3। ठीक, आपको ठीक मालूम है, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, और आपको ये तरीका ही मालूम है, आप जान पाओगे आसानी से। ठीक, ध्यान रखिएगा भाई। आबंध सामर्थ्य घटने के साथ इनका अपचायक गुण बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि हाइड्रोजन उपलब्ध कराने की प्रवृत्ति बढ़ती है। ठीक है, और आबंध सामर्थ्य घटती क्यों है वो आपको हमने ऊपर बताया अभी। ठीक,